हमारे चारों तरफ जिंदगी के कितने रंग हैं, है ना? बिल्कुल। मतलब छोटे से कीड़े से लेकर विशालकाय पेड़ तक, हजारों तरह की मछलियां, लाखों तरह के जानवर। हाँ, ये विविधता कमाल की है। कभी सोचा है ये सब आए कहाँ से? ये सवाल जितना बड़ा लगता है, इसका जवाब उतनी ही एक सरल और कमाल की प्रक्रिया में छिपा है। सही कहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रक्रिया सिर्फ करोड़ों साल पहले ही नहीं चल रही थी, बल्कि आज, अभी, इसी पल हमारे अपने शरीर के अंदर भी चल रही है। हर एक पल। आज हम इसी एक बुनियादी आइडिया की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ये बड़े पैमाने पर दुनिया को कैसे बदलती है, ये हमारी रक्षा कैसे करती है, और कभी-कभी यही प्रक्रिया हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन जाती है। बिल्कुल। और देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक सीढ़ी के बारे में सोचना। एक सीढ़ी? हाँ, जिंदगी में कोई भी बड़ा बदलाव एक बड़ी छलांग से नहीं आता। ये हजारों लाखों छोटे छोटे कदमों का एक लंबा सिलसिला है। अच्छा। आज की बातचीत में हम इसी जिंदगी की सीढ़ी के हर पायदान को, हर छोटे कदम को आराम से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं। ये काम कैसे करती है? इसके सबसे जरूरी हिस्से क्या हैं? तो देखिए, इस सीढ़ी के दो ही मुख्य हिस्से हैं। दो हिस्से, ठीक है। पहला है सीढ़ी का पायदान यानी उठान। इसे हम विज्ञान की भाषा में म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन? हाँ, लेकिन आसान शब्दों में ये सिर्फ एक आनुवांशिक बदलाव या एक छोटी सी गलती है। जब भी कोई जीव पैदा होता है, उसके डीएनए की कॉपी बनती है, और इस कॉपी में कभी-कभी छोटी-मोटी गलतियां हो जाती हैं। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ तुक्के से होता है? रैंडम मिस्टेक्स? हाँ, बिल्कुल। मतलब विकास का पहला कदम ही एक गलती है? एक तरह से कह सकते हैं। अगर ये गलतियां न होती तो हर जीव अपने माँ बाप की हूबहू कॉपी होता। और दुनिया में कोई विविधता ही नहीं होती? बिल्कुल। तो ये है पहला हिस्सा। अब आता है दूसरा हिस्सा, सीढ़ी पर आगे बढ़ना, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। ओके। अब मान लीजिए कि कोई बदलाव किसी जानवर को अपने माहौल में जिंदा रहने में जरा सी भी मदद कर दे। शायद उसकी नजर थोड़ी तेज हो जाए या वो थोड़ा तेज भागने लगे। तो उसे शिकार करने या शिकारी से बचने में फायदा मिलेगा? एग्जैक्टली। तो जिसके पास वो फायदेमंद बदलाव होगा, उसके जिंदा रहने और बच्चे पैदा करने की संभावना बढ़ जाएगी। अच्छा। और फिर वो ये गुण अपने बच्चों को देगा। धीरे धीरे कई पीढ़ियों के बाद ये फायदेमंद गुण पूरी आबादी में फैल जाता है। तो संक्षेप में कहें तो संयोग नई चीजें बनाता है, और प्रकृति चुनती है कि कौन सी चीज काम की है। पर इसमें तो हजारों लाखों साल लगते होंगे, है ना? मेरा मतलब है, किसी एक छोटे से बदलाव को पूरी आबादी में फैलने में कितना वक्फा लग सकता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस जीव की एक पीढ़ी कितनी लंबी होती है। अच्छा। एक अंदाजा लगाइए, अगर किसी बदलाव से किसी जीव को सिर्फ 3% का फायदा होता है, तो उसे पूरी आबादी में आम होने में करीब 1000 पीढ़ियां लगेंगी। 1000 पीढ़ियां? हाँ। हाँ। अब इंसानों के लिए, जिनकी एक पीढ़ी हम 25 साल मान सकते हैं, ये हो गए 25,000 साल। ये तो बहुत लंबा समय है। लेकिन एक बैक्टीरिया के लिए सोचिए, जो हर 20 मिनट में अपनी आबादी दुगनी कर सकता है। ओहो! उसके लिए 1000 पीढ़ियां तो कुछ ही हफ्तों की बात है। तभी एंटीबायोटिक दवाओं का असर इतनी जल्दी कम हो जाता है। बिल्कुल। वाओ! और यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि जो बदलाव एक जगह फायदा दे रहा है, जरूरी नहीं कि वो हर जगह फायदेमंद हो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका एक हैरान करने वाला उदाहरण है एंटार्कटिक आइस फिश। आइस फिश? हाँ, ये मछलियां दुनिया के सबसे ठंडे पानी में रहती हैं, जहां तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में तो किसी का भी खून जम जाएगा। तो वो जमती क्यों नहीं? क्योंकि लाखों सालों में उनके शरीर में एक म्यूटेशन हुआ, जिससे उनके खून में एक खास तरह का एंटी फ्रीज प्रोटीन बनने लगा। एंटी फ्रीज? हाँ, जैसे गाड़ी में डालते हैं। हाँ, एक तरह से वही काम करता है। ये प्रोटीन उनके खून में बर्फ के क्रिस्टल बनने ही नहीं देता। इसी एक बदलाव की वजह से वो वहां जिंदा रह पाई। और बाकी मछलियां? शार्क जैसी बड़ी मछलियां भी उस ठंडे पानी से खत्म हो गईं। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। इससे भी ज्यादा कुछ है? इन मछलियों का खून लाल नहीं होता, वो पानी की तरह बेरंग होता है। क्या? खून का रंग ही नहीं? ये कैसे मुमकिन है? मतलब हमारे लिए तो ये मौत की सजा होगी। हमारे शरीर में ऑक्सीजन तो लाल रक्त कोशिकाएं ही पहुंचाती हैं। सही कहा, लेकिन उस बर्फीले पानी में एक दिक्कत थी। क्या? ज्यादा ठंड में खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, और लाल रक्त कोशिकाओं की वजह से वो और भी गाढ़ा हो रहा था। इससे दिल को उसे पंप करने में बहुत जोर लगाना पड़ता। अच्छा। तो एक और म्यूटेशन हुआ, जिसने धीरे धीरे इन लाल रक्त कोशिकाओं को ही खत्म कर दिया। लेकिन फिर ऑक्सीजन कैसे मिलती है? क्योंकि बहुत ठंडे पानी में ऑक्सीजन वैसे ही ज्यादा घुली होती है, तो उन्हें कम ऑक्सीजन में काम चलाना आ गया।
कमाल है। तो जो चीज हमारे लिए जानलेवा है वो उनके लिए उस माहौल में एक फायदा बन गया। बिल्कुल। ये सच में अविश्वसनीय है। लेकिन ये तो हुए एक ही प्रजाति के अंदर बदलाव। इन छोटे छोटे बदलावों से पूरी की पूरी नई प्रजाति, मतलब एक नया जानवर ही कैसे बन जाता है? इसे समझने के लिए द्वीपों का उदाहरण सबसे अच्छा है। ठीक है। सोचिए, एक चिड़िया की प्रजाति है जो एक बड़ी जमीन पर रहती है। अब उनमें से कुछ उड़कर पास के एक द्वीप पर चली जाती हैं और वहीं रहने लगती हैं। तो वो अलग हो गई? हाँ, अब जो मुख्य भूमि की चिड़ियाएं हैं और जो द्वीप की चिड़ियाएं हैं, उनके बीच आना जाना बंद हो गया। द्वीप का माहौल अलग है, वहां शायद अलग तरह के कीड़े या फल मिलते हैं। तो दोनों जगहों पर अलग अलग तरह के बदलाव फायदेमंद होंगे? बिल्कुल। द्वीप पर शायद लंबी चोंच वाली चिड़िया को ज्यादा खाना मिलेगा और मुख्य भूमि पर छोटी चोंच वाली को। हजारों लाखों साल तक दोनों समूहों में अलग अलग म्यूटेशन जमा होते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है, बड़े जानवरों में यह करीब 20 लाख साल हो सकता है। 20 लाख साल? जब वो आनुवंशिक रूप से इतने अलग हो जाते हैं कि अगर आप उन्हें वापस एक साथ ले भी आएं तो वो आपस में बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अच्छा। बस उसी पल वो दो अलग अलग प्रजातियां बन चुकी हैं। अच्छा, तो इसी वजह से वो वाला सवाल गलत है कि अगर इंसान बंदर से बना है तो बंदर अब भी क्यों है? हाँ, हम एक ही पेड़ की दो अलग अलग शाखाएं हैं जो एक ही तने से निकली हैं। आपने एकदम सही समझा। हम और आज के बंदर दोनों के पूर्वज एक ही थे। वहां से दो अलग अलग रास्ते निकले। एक रास्ता हमारी तरफ आया, दूसरा आज के बंदरों की तरफ। एक ने दूसरे की जगह नहीं ली। ये सब बड़े स्केल पर तो समझ आता है, डायनासोर, मछलियां, चिड़ियाएं। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ये हमारे अंदर भी होता है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। कहाँ होता है ये? ये होता है हमारे इम्यून सिस्टम में, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में। हाँ, ये हमारे शरीर की अपनी आत्मरक्षा की सीढ़ी है। हर दिन हर पल हमारा शरीर बैक्टीरिया, वायरस जैसे लाखों हमलावरों से लड़ रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। पर हमारा इम्यून सिस्टम उन नए वायरस या बैक्टीरिया को कैसे पहचानता है जिन्हें उसने पहले कभी देखा ही नहीं? जैसे कोई नया फ्लू वायरस आ गया तो शरीर को कैसे पता चलता है कि इससे लड़ना है? यही तो इसकी सबसे शानदार बात है। इसे अनुकूली प्रतिरक्षा या एडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एडेप्टिव इम्यूनिटी। हमारे शरीर में अरबों इम्यून सेल्स हैं और हर एक के पास थोड़ा अलग तरह का हथियार है। जब कोई नया हमलावर, मान लीजिए कोई वायरस, शरीर में घुसता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक तरह की तलाश शुरू करता है। अरबों में से कोई एक सेल होती है जो संयोग से उस वायरस से चिपक जाती है। मतलब करोड़ों सैनिकों में से उस एक को ढूंढना जिसके पास सही हथियार है। बिल्कुल। और जैसे ही वो सही सैनिक मिल जाता है, शरीर उसकी करोड़ों कॉपियां बनाना शुरू कर देता है। एक हफ्ते के अंदर एक कोशिका से अरबों कोशिकाएं बन सकती हैं। 1 से अरबों? वाह। फिर ये पूरी सेना एंटीबॉडी नाम के रासायनिक हथियार छोड़ना शुरू कर देती है। ये एंटीबॉडीज जाकर वायरस से चिपक जाते हैं और उसे नाकाम कर देते हैं। और ये एंटीबॉडीज क्या है? मिसाइल की तरह? हाँ, आप इन्हें स्मार्ट मिसाइल कह सकते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अच्छा। पहली बार में जो एंटीबॉडी बनती हैं वो बहुत असरदार नहीं होती। इसके बाद एक और प्रक्रिया शुरू होती है जिसे हाइपर म्यूटेशन कहते हैं। हाइपर म्यूटेशन? हमारा शरीर जानबूझकर एंटीबॉडी बनाने वाले जीन में छोटी छोटी गलतियां करता है ताकि और भी बेहतर और घातक एंटीबॉडी बन सके। मतलब शरीर खुद ही एक्सपेरिमेंट्स करता है? हाँ, फिर शरीर उनमें से सबसे असरदार एंटीबॉडी को चुनता है और उसकी संख्या बढ़ाता है, ठीक नेचुरल सिलेक्शन की तरह। इसी वजह से किसी बीमारी के दूसरे हफ्ते में हमारा इम्यून सिस्टम पहले हफ्ते से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। वाह। तो हमारा शरीर खुद ही बेहतर हथियार बनाने के लिए लगातार प्रयोग कर रहा है। ये तो अविश्वसनीय है। तो क्या इसी वजह से हमें चेचक या खसरा जैसी बीमारियां जिंदगी में एक ही बार होती है? हाँ, उस पूरी लड़ाई के बाद कुछ सैनिक कोशिकाएं मेमोरी सेल्स यानी याददाश्त वाली कोशिकाओं के रूप में शरीर में हमेशा के लिए रह जाती हैं। मेमोरी सेल्स? वो उस हमलावर की शक्ल याद रखती हैं। अगर वही वायरस 50-60 साल बाद भी दोबारा हमला करता है तो ये मेमोरी सेल्स तुरंत हरकत में आ जाती हैं और उसे पहली स्टेज में खत्म कर देती हैं। इससे पहले कि हमें बीमारी महसूस भी हो? जी। तो वैक्सीन का पूरा आइडिया इसी याददाश्त पर टिका है। हम शरीर को असली लड़ाई से पहले एक तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। एकदम सही। वैक्सीन में हम वायरस का एक मरा हुआ या बहुत कमजोर हिस्सा शरीर में डालते हैं जो बीमारी तो नहीं कर सकता पर इम्यून सिस्टम को सिखा देता है। बिल्कुल, उसे पहचानना और मेमोरी सेल्स बनाना सिखा देता है ताकि जब असली ताकतवर वायरस आए तो हमारी सेना पहले से ही पूरी तरह तैयार हो। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स जैसी भयानक बीमारी को हमने
इसी तरीके से पूरी दुनिया से मिटा दिया। हाँ, ये विज्ञान की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। ये प्रक्रिया एक सुपर हीरो की तरह है जो हमें बाहरी दुश्मनों से बचाती है। पर क्या यही प्रक्रिया विलन भी बन सकती है? क्या हो अगर दुश्मन बाहर से नहीं बल्कि घर के अंदर ही पैदा हो जाए, जैसे कि कैंसर? दुख की बात है, लेकिन हाँ, कैंसर ठीक इसी विकासावधि प्रक्रिया का एक भयानक नतीजा है। मतलब? ये एक ऐसी म्यूटेशन की सीढ़ी है जो हमारे ही खिलाफ काम करती है। ये तब शुरू होता है जब हमारे शरीर की किसी एक कोशिका में कोई ऐसा म्यूटेशन हो जाता है जो उसे अपने आसपास की सामान्य कोशिकाओं से थोड़ा ज्यादा तेजी से बढ़ने का फायदा दे देता है। तो वो कोशिका बाकियों से रेस में आगे निकल जाती है। हाँ, और फिर उस कोशिका और उसकी लाखों संतानों में समय के साथ और भी म्यूटेशंस जमा होते जाते हैं। और भी? कोई म्यूटेशन उसे अमर बना देता है, कोई उसे शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने की ताकत देता है। ये अनियंत्रित कोशिकाओं का झुंड ही ट्यूमर कहलाता है। और ट्यूमर जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक। हाँ, उतना ही आनुवंशिक रूप से अलग अलग तरह की कोशिकाओं से भर जाता है, जिससे उसका इलाज करना और भी मुश्किल हो जाता है। और शायद इसीलिए उम्र के साथ कैंसर का खतरा बढ़ता है, क्योंकि उस खतरनाक सीढ़ी पर चढ़ने में वक्फा लगता है। आपने बिल्कुल सही समझा। कैंसर उन खास जीनों में म्यूटेशन से होता है जिन्हें हम ड्राइवर जीन कहते हैं। ड्राइवर जीन? इन्हें समझने के लिए एक कार की मिसाल बहुत अच्छी है। हमारे शरीर की हर कोशिका एक गाड़ी की तरह है। इसमें दो जरूरी सिस्टम हैं। एक है एक्सेलरेटर, जो कोशिका को बढ़ने का सिग्नल देता है। अच्छा। इन्हें ऑन्कोजीन कहते हैं। तो अगर एक्सेलरेटर में म्यूटेशन हो जाए तो मतलब पैर एक्सेलरेटर पे अटक गया है और गाड़ी बेकाबू होकर भागे जा रही है। बिल्कुल। और दूसरा सिस्टम है ब्रेक। ब्रेक? इनका काम कोशिका की बढ़त को कंट्रोल में रखना है। इन्हें ट्यूमर सप्रेसर जीन कहते हैं। अब सोचिए, अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए तो गाड़ी के ब्रेक ही फेल हो गए, मतलब अब रोकने वाला भी कोई नहीं है। ठीक यही होता है। एक कैंसर को पूरी तरह से विकसित होने के लिए आमतौर पर एक्सेलरेटर और ब्रेक वाले इन जीनों में 3 से 7 अलग अलग म्यूटेशन की जरूरत होती है। 3 से 7? हाँ, और ये एक के बाद एक होते हैं सालों के दौरान। तो इस समझ ने कैंसर के इलाज को कैसे बदला है? क्या अब हम इस गाड़ी को बेहतर तरीके से रोक सकते हैं? हाँ, इस ज्ञान ने इलाज में क्रांति ला दी है। आज आधुनिक कैंसर के इलाज के 3 मुख्य स्तंभ हैं। क्या है वो? पहला, जल्दी पता लगाना। अब हम खून या मल के सैंपल में इन शुरुआती म्यूटेशनों को ढूंढ सकते हैं, इससे पहले कि ट्यूमर बड़ा हो। ये तो बहुत अच्छा है। दूसरा, बेहतर निदान। अब हम हर फेफड़े के कैंसर को एक जैसा नहीं मानते। हम ट्यूमर का जेनेटिक मेकअप यानी उसका जीनोटाइप देखते हैं। जीनोटाइप मतलब ट्यूमर की पूरी जेनेटिक कुंडली है ना, कि कौन सा एक्सेलरेटर फंसा है और कौन सा ब्रेक फेल है। बहुत बढ़िया, आपने सही समझा। और तीसरा और सबसे अहम स्तंभ है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी? पहले की कीमोथेरेपी पूरी गाड़ी पर बम फेंकने जैसी थी, जिसमें अच्छी और बुरी दोनों कोशिकाएं मरती थी। हाँ, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। बिल्कुल। अब हम ऐसी दवाएं बना रहे हैं जो सिर्फ उस खराब हुए एक्सेलरेटर या टूटे हुए ब्रेक को ही टारगेट करती हैं। हम उस गाड़ी के सिर्फ खराब पुर्जे को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी गाड़ी को तोड़ने के बजाय। हाँ, लक्ष्य यह है कि कैंसर को एक जानलेवा बीमारी से एक ऐसी पुरानी बीमारी में बदल दिया जाए जिसे लंबे समय तक कंट्रोल किया जा सके। ये एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली विचार है। हम सब जब भी इस बारे में सोचते हैं तो एक ही नाम दिमाग में आता है, चार्ल्स डार्विन। स्वाभाविक है। लेकिन ये इतना बड़ा आइडिया है, क्या सच में ये किसी एक इंसान के दिमाग की उपज थी? बिल्कुल नहीं, और ये जानना बहुत जरूरी है। एक और महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड रसल वॉलेस, जिनका योगदान बराबर का था। वॉलेस? हाँ, बल्कि उस जमाने में इसे डार्विन वॉलेस सिद्धांत ही कहा जाता था। कमाल की बात यह है कि दोनों ने अलग अलग दुनिया के 2 अलग अलग कोनों में एक ही नतीजे पर पहुंचे। ये कैसे हुआ? डार्विन ने दक्षिण अमेरिका के गैलापागोस द्वीपों पर यह देखा और वॉलेस ने हजारों मील दूर इंडोनेशिया के मलय द्वीप समूह में। दोनों ने देखा कि आसपास के द्वीपों पर एक ही जानवर के थोड़े थोड़े अलग रूप मिल रहे थे, जो उस समय के इस विचार से मेल नहीं खाता था कि हर प्रजाति को ईश्वर ने एक ही बार में बनाया है। लेकिन वॉलेस की कहानी में शायद ज्यादा ड्रामा है ना? वॉलेस की कहानी तो किसी फिल्म की तरह है। सोचिए, वो अमेज़न के जंगलों में 4 साल बिताते हैं, हजारों नमूने इकट्ठा करते हैं। 4 साल? जब वो समुद्री जहाज से इंग्लैंड लौट रहे होते हैं तो बीच समंदर में जहाज में आग लग जाती है और वो डूब जाता है। उनकी 4 साल की मेहनत, सारे नोट्स, सारे नमूने सब अटलांटिक महासागर में डूब गए। ओह, ये तो दिल तोड़ने वाला है। ज्यादातर लोग तो वहीं हार मान लेते, लेकिन वॉलेस ने हिम्मत नहीं हारी।
2 साल बाद वो फिर एक और 8 साल लंबी यात्रा पर निकल पड़े। 8 साल? और इसी दूसरी यात्रा के दौरान मलेरिया से तपते हुए बिस्तर पर लेटे लेटे उनके दिमाग में नेचुरल सिलेक्शन का पूरा आइडिया आया। तो फिर ये दोनों विचार दुनिया के सामने एक साथ कैसे आए? ये विज्ञान के इतिहास का एक सुनहरा पल है। 1858 में वॉलेस ने अपने इस आइडिया पर एक छोटा सा पेपर लिखा और सलाह के लिए उसे चार्ल्स डार्विन को भेज दिया। डार्विन को? हाँ, क्योंकि वो जानते थे कि डार्विन एक बड़े वैज्ञानिक हैं। डार्विन वो पेपर पढ़कर सन्न रह गए। उनके तो होश उड़ गए होंगे। 20 साल से जो वो सोच रहे थे। हाँ, 20 साल से जिस राज को वो अपनी डायरी में दबाए बैठे थे, उसे प्रकाशित करने से डर रहे थे, वो किसी और ने भी खोज निकाला था। तो फिर क्या हुआ? तब डार्विन के दोस्तों ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने वॉलेस के पेपर और डार्विन के कुछ पुराने लेखों को एक साथ लंदन की एक वैज्ञानिक सभा में प्रस्तुत किया। अच्छा। अगले ही साल डार्विन ने अपनी महान किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज छापी और दुनिया में बौद्धिक भूचाल आ गया। और उन दोनों के बीच संबंध कैसे थे? कोई दुश्मनी तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। वॉलेस हमेशा डार्विन को इस सिद्धांत का मुख्य वास्तुकार मानते रहे और वॉलेस उन लोगों में से एक थे जिन्होंने डार्विन के अंतिम संस्कार में उनके ताबूत को कंधा दिया था। वाह! समय के साथ इतिहास ने वॉलेस का नाम थोड़ा भुला दिया। हाँ, लेकिन उनका योगदान किसी से कम नहीं था। तो आज की चर्चा को अगर समेटें तो हमने एक ही धागे से 3 अलग-अलग कहानियों को बुना है। बिल्कुल। हमने जिंदगी की उस विशाल सीढ़ी से शुरुआत की जिसे संयोग और चयन के छोटे-छोटे कदम बनाते हैं। फिर हम अपने शरीर के अंदर गए और देखा कि कैसे हमारी अपनी सेना, हमारा इम्यून सिस्टम ठीक इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके हमें दुश्मनों से बचाता है। बिल्कुल। और फिर हमने इसका स्याह पहलू देखा कि कैसे यही प्रक्रिया जब हमारे खिलाफ हो जाए तो कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देती है और कैसे इस ज्ञान से हम बेहतर इलाज ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये तीनों कहानियां एक ही विचार से जुड़ी हैं। ये एक अकेली शक्तिशाली प्रक्रिया है जो अंटार्कटिक की बेरंग मछली से लेकर हमारे टीकों तक और कैंसर के आधुनिक इलाज तक सब कुछ समझाती है। ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है। सही कहा। उम्मीद है कि ये जानकारी सुनने वालों को उपयोगी लगी होगी। हमें बताइएगा कि ये चर्चा कैसी लगी। क्या कोई हिस्सा था जो और आसानी से समझाया जा सकता था? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। बिल्कुल। और ये मुझे एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। डार्विन और वॉलेस ने बाहर की दुनिया को देखकर इस प्रक्रिया को समझा। आज हम जानते हैं कि ये हमारे अंदर कोशिकाओं के स्तर पर भी काम करती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीव विज्ञान के बाहर और कौन सी जटिल प्रणालियां हैं, शायद अर्थव्यवस्था में या तकनीक के विकास में, जो इसी सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत पर काम करती हों। हजारों तरह के प्रयोग करो और फिर देखो कि कौन सा सफल होता है।